हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के एक बहुत ही आसान टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इससे पहले वाली वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन और रिव्यू दिया था। आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, किन किन हेडिंग्स को हमें पढ़ना होता है। तो उसी की शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं, जिसका नाम है यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इसके अंतर्गत हम लोग कुल 6 तरीके का 6 टाइप्स के रूल्स को जो है हम लोग देखेंगे। उन 6 टाइप्स को पढ़ने के बाद हमारा जो ये टॉपिक होता है यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का, ये हमेशा के लिए, इसमें जो भी कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए जो है समाप्त हो जाने हैं। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस टू के बारे में कि ये टू होता क्या है। तो देखिए, ये टू जो है ये एक एडवर्ब होता है। ठीक है ना। टू एक क्या होता है? एडवर्ब होता है। और आपको पता है कि जब कभी भी कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो इस एडवर्ब को उस एडजेक्टिव के पहले लिखते हैं। ठीक है ना। यानी कि ये एक टू एक ऐसा एडवर्ब है जिसके बाद आपको एडजेक्टिव देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे टू के साथ साथ इनफ की, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में इनफ करके आता है, यानी टू नहीं दिया होता है, उसकी जगह पे इनफ दिया होता है। तो इसको भी समझ लेंगे। जब टू आएगा तो वो एडजेक्टिव से पहले होगा, लेकिन इनफ आएगा तो एडजेक्टिव के बाद होगा। ठीक है ना। तो यानी कह सकते हैं कि हमको टू वाले और इनफ वाले दोनों को एक साथ पढ़ना है। ठीक। ज़्यादातर टू देखने को मिलेगा, इनफ देखने को कम मिलता है, लेकिन हम इनफ के भी एग्जाम्पल्स को कर लेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समझ लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टू का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इस टू का जो मतलब होता है वो होता है एक्सेस। एक्सेस मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ पर्याप्त मात्रा से जब ज़्यादा हो जाए। कोई भी चीज़ जब पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा हो जाए। तो आप ज़रा एक बात बताइए, कोई भी चीज़ अगर पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, तब वो अच्छी नहीं लगती है। कैसे? जैसे कहा जाए टू फैट, तो यहाँ पर फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। अब टू का मतलब क्या हुआ? पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा मोटा होना। तो ये बताइए, पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा मोटा होना ये अच्छी बात है कि निगेटिविटी दिखाती है, यानी अच्छी बात है गलत बात है? तो आप बिल्कुल डेफिनेटली यही कहेंगे कि सर टू फैट जो है एक बैड चीज़ है। तो टू यानी कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या होगा कि टू के साथ जो भी एडजेक्टिव दी हुई होगी, ठीक ना, इसमें आप देखेंगे कि निगेटिव सेंस देगा। क्या देगा? निगेटिव सेंस देगा। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में आपको भले ही नॉट यानी कोई भी निगेटिव सेंटेंस देखने को ना मिले, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि जहाँ पर टू आया है तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं निगेटिव आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने उन 6 टाइप्स के बारे में जिन्हें हमें पढ़ना है। इन 6 टाइप्स को पढ़ लेने के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन के एडवर्ब और रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का जो भी कॉन्सेप्ट होता है हमसे जो है छूटेगा नहीं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए टाइप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में खास बात समझिएगा, जैसे लिखा हो ही इज, बहुत ही आसान एग्जाम्पल, आपके टीचर्स भी यही पढ़ाते होंगे आपको। जैसे लिखा है ही इज़ टू फैट टू रन। तो सबसे पहले आप जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको उसका हिंदी अर्थ निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? वह इतना अधिक मोटा है कि वह दौड़, अब मैंने कहा था कि इसमें नहीं दिया है, इसमें नॉट कहीं नहीं आया है, फिर भी इसका अर्थ निगेटिव होता है। तो वह इतना अधिक मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई? इसका हिंदी अर्थ यही तो हुआ कि वह इतना अधिक मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या कहता है कि आप इस टू को हटाइए और यहाँ पर लगाइए सो, और इस टू को, जिसको हम इन्फिनेटिव टू कहते हैं, इसको एडवर्ब टू कहेंगे। ये जो टी डबल टू दिख रहा है ये एडवर्ब टू है, मैंने पहले ही बता दिया है।
और ये जो टू दिख रहा है वो क्या है आपका, इन्फिनेटिव टू है। ठीक, तो आपको एडवर्ब टू को हटा कर लिखना है सो, और इस टू को हटा करके जो इन्फिनेटिव टू है यहाँ पर हम लिखेंगे दैट, फिर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको लगाना होगा नॉट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है वो हम यहाँ से देखेंगे। ये जैसा हेल्पिंग वर्ब होगा वैसा ही हेल्पिंग वर्ब हमको वहाँ लगाना होगा। तो क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जा सकता है वो सुन लीजिए। कैन यूज़ कर सकते हैं, विल यूज़ कर सकते हैं, शैल यूज़ कर सकते हैं। कब, अगर ये प्रेजेंट में है तो, ठीक ना। और भी कर सकते हैं डू या फिर डज, अगर ये प्रेजेंट में है। तो देखिए कि यहाँ पर इज क्या दिख रहा है, प्रेजेंट में दिख रहा है। अगर यही पास्ट में हुआ, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे और डिड का यूज़ करेंगे। यानी कि ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जा सकता है आपके सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए तो इसका हम क्या बनाएंगे। इसका अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, हम लिखेंगे यहाँ ही, इज की जब इज रहेगा, इस टू की जब मैंने क्या बताया है, सो बताया है, फैट, और इस टू को हटा करके क्या लिखना है, दैट। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वही है जो इसका है। आप इसका हिंदी अर्थ निकालिए, वह इतना अधिक मोटा है कि वह नहीं दौड़ सकता है। यानी कि जो मोटा है वही नहीं दौड़ सकता है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। तो हमने दैट लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा ही, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये प्रेजेंट में है तो कैन, विल, शैल, डू, डज कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमने हिंदी अर्थ निकाला है सकता, सकने की बात हो रही है तो उसके लिए हम कैन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट, क्योंकि नॉट भी तो लगाना है। देखिए, और उसके बाद क्या लिखना है, रन। देखिए, तो ये हमारा पहला सेंटेंस जो हो गया, ही इज़ टू फैट टू रन का बन गया ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। पहला सेंटेंस है, मैं समय ले रहा हूँ। देखिए, ये सेंटेंस जो था आपका सिंपल में था। अगर आप सिंथेसिस सेंटेंस पढ़ेंगे, सिंथेसिस जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना था। तो ये जितने भी एडवर्ब टू वाले सेंटेंस आपको दिखेंगे ये सब के सब सिंपल होंगे, और जिनको हम दैट से जोड़ देते हैं ये क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। यानी कि हम यहाँ पर सिंपल को कॉम्प्लेक्स भी बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बात, सब जो सेंटेंस हमारा दिया है जिसमें TOO एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू दोनों आया हो, पहचान कैसे करते हैं, जब एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू दोनों आया हो तो हम ये रूल इम्प्लीमेंट यहाँ पर करते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आया। चलिए, अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए आइए समझते हैं टाइप 2 को। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे अपने टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 का जो सेंटेंस है काफ़ी बेहतरीन है, इसको ज़रा आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि टाइप 2 का नाम है कि जब सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो। देखिए, इस टाइप 2 का नाम है कि जब सब्जेक्ट स्पष्ट न हो। यानी कि जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल दे जाए, जैसे लिखा हो द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए सेंटेंस है कि द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इसका हिंदी अर्थ निकालिए। ठीक है ना। इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, पेड़ इतना अधिक ऊंचा है, इतना अधिक ऊंचा है कि। अब की के बाद जरा बताइए क्या होगा, कि पेड़ नहीं चढ़ सकता है। इससे पहले सेंटेंस में क्या था कि वह इतना अधिक मोटा है कि वह नहीं दौड़ सकता है। जौन मोटा था वही नहीं दौड़ सकता है। यहाँ पर क्या है, ट्री इतना ऊंचा है कि कोई नहीं चढ़ सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है क्या, सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे कि कोई चढ़ नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं पता है, बस है तो ये रूल 1 की तरह TOO आया है और ये भी 2 आया है, यानी कि एडवर्ब 2 भी दिख रहा है और इन्फिनेटिव 2 भी दिख रहा है। तो नॉर्मली हम उसी रूल को अप्लाएंगे, 2 की जगह पे सो और इस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट
फिर सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ने बता दिया कौन कौन से यूज करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हमको सब्जेक्ट नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, समस्या ये हुई। तो इस सब्जेक्ट यहाँ पे हम वन का यूज़ कर लेंगे। क्या लिख लेंगे, वन। तो बनेगा क्या, इसका क्या बन जाएगा, देखिए लिखा होगा द ट्री इज, टू की जब क्या कर देंगे, सो हाई दैट, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वन। अब देखिए इस टू की जब क्या लिख रहे हैं, दैट, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, वन मैंने बताया। हेल्पिंग वर्ब क्या लिख सकते हैं, कैन लिख सकते हैं। कैन कौन ही चढ़ सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट में है, कैन नॉट क्लाइंब। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर यहाँ पर इज ना होता, क्या होता, वॉज, तो यहाँ पर क्या हो जाता, वुड कर लेते हैं आप, ठीक है ना। जैसा आप हेल्पिंग वर्ब चाहें इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा टाइप 2 हो गया। अब टाइप 1 टाइप 2 अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक, तो अब हम जरा टाइप 3 के बारे में बात कर लें। अब हम लोग टाइप 3 की बात कर लें। टाइप 3 में क्या होगा, जैसे कि जब सेंटेंस में टू से पहले, जब सेंटेंस में टू से पहले फॉर प्लस कोई भी प्रोनाउन आ जाए। ध्यान से देखिएगा टाइप 3 को। जब सेंटेंस में टू से पहले यानी इंफिनिटिव टू से पहले फॉर प्लस कोई भी प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन या कोई नाउन कोई भी हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें हम करते क्या है, सेंटेंस कैसा आएगा वो समझिए ज़रा। हम लिखेंगे, इसी सेंटेंस में लिखते हैं, देखिए द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। देखिए इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है आपको दिख रहा होगा। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यहाँ पर पता नहीं था कि कोई नहीं चढ़ सकता है, चढ़ने की बात नहीं पता चली थी, किसके चढ़ने की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए जब सेंटेंस में टू से पहले फॉर प्लस कोई भी प्रोनाउन या नाउन आ जाए, जैसे कि द ट्री इज टू हाई, ट्री जो है इतनी ऊंची है, फॉर मी मेरे लिए, यहाँ पर फॉर मी मीन्स क्या हो गया, मेरे लिए, टू क्लाइंब कि मैं नहीं चढ़ सकता। तो इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। ये बात समझ में आई, पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं नहीं चढ़ सकता हूँ या चढ़ सकता हूँ या नहीं चढ़ पाऊँगा, कुछ भी आप समझिए। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, मैं, ठीक है ना। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप 2 को हटा दें अगर, ठीक है ना, टाइप 2 को अगर हटा दें, ठीक, टाइप 2 को हटा दें, अब टाइप 3 को बनाना चाहें तो क्या होगा, 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, इस 2 की जगह पे सो हुआ और इस 2 की जगह पे दैट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा आप समझ सकते हैं। सब्जेक्ट की जब देखिए अगर लिखा हो फॉर मी तो क्या हो जाएगा, आई। अगर लिखा हो फॉर अस तो क्या हो जाएगा, वी। आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं, क्लियर है ना। अगर लिखा हो फॉर यू तो क्या हो जाएगा, यू। अगर लिखा हो फॉर देम तो क्या हो जाएगा, दे। अगर लिखा हो फॉर ही हिम तो क्या हो जाएगा, ही। अगर लिखा हो फॉर हर तो यह क्या हो जाएगा, सी। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि कोई भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है। अगर फॉर के बाद किसी का नाम लिखा हो या फॉर राम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम। तो हम बस इसको क्या करेंगे, अगर इसको बनाना हो तो इसका एग्जाम्पल अगर हम इसी को बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, द ट्री इज, 2 की जब क्या करेंगे, सो हाई दैट। अब देखिए फॉर मी को हटा देना है, अब इस 2 की जब क्या लगाना है, दैट लगा दिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे, फॉर मी के लिए क्या यूज़ करना है, आई। उसके बाद देखिए हेल्पिंग और क्या हो जाएगा, कैन, फिर क्या है नॉट, और फिर क्या बच गया, क्लाइंब। बन गया ना सेंटेंस आपका। तो टाइप 3 आपको समझ में आ गया, बताइएगा।
तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपके क्लियर हो गए। अब 3 टाइप और बचे हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप देखते चलिए, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप 4 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने टाइप 4 को। टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 1 में देखा, टाइप 1 में क्या देखा आपने, 2 और 2 दोनों था। टाइप 2 में देखा 2 और 2 था लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता था। फिर थर्ड टाइम में देखा 2 था और 2 था लेकिन यहाँ पर फॉर के साथ क्या था, कोई ऑब्जेक्ट दिया था। अब फोर्थ में क्या होगा, जब सेंटेंस में TO2 आए और क्या है, सिर्फ क्या जाए, फॉर आ जाए, फॉर आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि इस बार TOO2 तो आएगा लेकिन इन्फिनेटिव 2 नहीं आएगा। यानी कि अब फोर्थ टाइप में ऐसा पहली बार होगा कि फॉर आएगा और इसके साथ कोई भी TO2 नहीं आएगा। जैसे लिखा जाए, ही इज टू वीक फॉर ए स्पोर्ट्समैन। ये देखिए इस टाइप 4 में क्या डिफरेंस लग रहा है, आप जरा बताइए। इसमें TOO2 तो आया हुआ है लेकिन TO2 नहीं आया हुआ है, वहाँ पर क्या आया है, फॉर आया है, ठीक है ना। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है समझ लीजिए, ही इज़ टू वीक, वह इतना अधिक कमज़ोर है, फॉर स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्समैन के लिए, मतलब कि वह इतना अधिक कमज़ोर है कि वह एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। तो हम लिखेंगे वह इतना अधिक कमज़ोर है कि वह एक खिलाड़ी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए रूल क्या है भाई, जरा समझिएगा। इस 2 की जगह पे सो लगाएंगे और जो आपका फॉर है इसको हटाएंगे। अभी तक हम इन्फिनेटिव 2 को हटा रहे थे, अब हम फॉर को हटाएंगे, वही काम करेंगे जो 2 को हटा के करते थे। तो दैट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। अब एक नया चीज़ जोड़ेंगे बी। अब यहाँ पर एक नया चीज़ जुड़ने वाला है बी, बस यही एक डिफरेंस आपको लगेगा अन्य सभी से। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें, क्या बन जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ लिखेंगे ही इज, इस 2 की जब क्या लिखेंगे, सो वीक, ही इज सो वीक। अब इस फॉर को क्या करना है, हटाना है, इस फॉर को क्या करना है, हटाना है। तो ही इज सो वीक, फॉर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दैट, सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही रहेगा, फिर कैन नॉट या फिर कुड नॉट में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगाएंगे, तो ही कैन नॉट। उसके बाद क्या बताया, बी, तो हम बी लगाएंगे, तो ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्स मैन। देखिए कैसे बन गया ये सेंटेंस। अब देखिए एक बात मैं बता दूं, अभी तक आप सोच रहे हैं कि सर टाइप 4 तक आगे पढ़ा दिए लेकिन कहीं पर इनफ का एक भी एग्जाम्पल नहीं कराया है। तो इनफ का एग्जाम्पल में क्या होगा कि ये 2 यहाँ नहीं दिया होगा, यहाँ पर इनफ दिया रहेगा, क्योंकि इनफ जो होता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है। तो ही इज वीक इनफ, तो यहाँ पर इनफ दिया रहेगा, तो हम इनफ को हटाएंगे, इनफ को हटाएंगे और उसे अब सो लिखेंगे, लेकिन सो जो आएगा वो वीक से पहले आएगा, ठीक है ना। इस बात को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल इसका करा दे क्या, तो देखिए मैं करा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर सेंटेंस आया हो आपका, ही इज वीक इनफ टू फॉर अ रेसलर। ये रेसलर लिखा है WRESTLER, रेसलर मीन्स होता है पहलवान, कुश्ती जो लड़ते हैं, ठीक है ना, और रेसलर। तो जैसे ये सेंटेंस है तो यहाँ पर वीक के बाद इनफ आया है, तो हम इस वीक के बाद इनफ को लिखा है तो इनफ को हटाएंगे, तो ही इज सो वीक होगा, यानी इनफ हटेगा तो सो यहाँ पर आएगा, इनफ हटेगा तो सो यहाँ पर आएगा। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट
बी अ रेसलर। रेसलर मीन्स पहलवान, ठीक है ना। तो आपको इनफ से परेशान होने की जरूरत नहीं। इनफ करके कभी कभी सेंटेंस में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। चलिए, तो ये आपका टाइप 4 हो चुका है। चलिए अब समझते हैं टाइप अपना 5। अब हम लोग देखेंगे अपना टाइप नंबर 5। तो देखिए टाइप 5 जो है ये ज़्यादातर पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना। तो टाइप 5 को हम अपने रीडिंग से लिखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है, जब केवल 2 आया हो। अब देखिए टाइप 5 की ज़रा बात समझिएगा, ना आपका इन्फिनेटिव 2 दिखेगा, ना आपका फॉर मी फॉर अस दिखेगा, ना केवल फॉर दिखेगा। यहाँ पर केवल 2 आया हो, जैसे कि द मिल्क इज, ये तो पर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, टू हॉट, केवल 2 आया हो तो बहुत ही आसान है। इस 2 को हटा करके हम यहाँ पर कई चीज़ों को लिख सकते हैं। सबसे आसान चीज़ होता है ओवर। हम इस 2 की जगह पर ओवर लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, आप चाहें तो एक्सेसिवली लिख सकते हैं, आप चाहें तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर वेरी मच भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो आप इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि ओवर हो, एक्सट्रीमली हो, एक्सेसिवली हो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हो, वेरी मच बहुत कम देखा गया है। आप इन्हीं सब चारों का यूज़ करिएगा। ये सब लिख देते हैं क्योंकि इन सब का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इसको अगर हमें बनाना होगा तो क्या बन जाएगा, द मिल्क इज हॉट। अब ओवर लिख दीजिए तो यहाँ पर ओवर हॉट हो जाएगा। आप एक्सट्रीमली लिख दीजिए तो यहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा। एक्सेसिवली लिख दीजिए तो यहाँ पर एक्सेसिवली हॉट हो जाएगा। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जब लिखना होगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको जब इसको लिखना होगा तो हम इसको हॉट के बाद लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द मिल्क इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है ना। और भी कई केसेस होते हैं, इसको बनाने के कई तरीके होते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन सबसे आसान हम लोगों को ओवर होता है, एक्सट्रीमली होता है, तो इसी तरीके से बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यही पसंद आया होगा। तो ये हमारा टाइप 5 हो गया, ये हमारा टाइप 5 हो गया। अब आइए टाइप 6 को देखते हैं और ये हमारा लास्ट है। और उसके बाद टाइप 6 के बाद एक हम लोग टाइप 7 भी देख लेंगे, या उसको नोट करके कर लीजिए क्योंकि कभी कभी सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी आता है। जो टाइप 1 हमारा था उसमें कभी कभी सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी आता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। टाइप 6 देखिए ज़रा ध्यान से क्या होता है। टाइप 6 जो है इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज के पर्पज़ से। जैसे कि लिखा हो, ही इज टू काइंड हार्टेड। जैसे लिखा हो कि ही इज टू काइंड हार्टेड टू फॉरगिव अस। जरा सेंटेंस को ध्यान से समझिए, इसका अर्थ क्या हुआ। मैंने कहा था कि हिंदी अर्थ निकालना बहुत जरूरी है। देखिए, ही इज टू काइंड हार्टेड, वह इतना अधिक दयालु हैं कि वह हमें माफ़। अब बताइए इसका सेंस नेगेटिव जा रहा कि पॉजिटिव जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति दयालु होगा तो हमें माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, माफ़ करेगा। अगर हम यहाँ लिख देंगे कि वह इतना दयालु है कि वह हमें माफ़ नहीं कर सकता है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको यहाँ पर नॉट आएगा करके, यानी कि इस बार निगेटिव इन्फिनेटिव आएगा। क्या आएगा, टू से पहले नॉट आ जाए, यानी कि हम लिखेंगे नॉट प्लस इन्फिनेटिव आ जाए। क्या आ जाए, नॉट के साथ क्या आ जाए, इन्फिनेटिव आ जाए। तो हमको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है स्टूडेंट्स। देखिए, टू को जगह पे सो और नॉट टू को हटाते हैं और क्या लिखते हैं, दैट सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जब नॉट टू पहले से आ जाए तो हमको दूसरी बार में नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
यानी कि इसका क्या बन जाएगा, ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही कैन फॉरगिव अस। दिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर नहीं दिख रहा तो समझ लीजिएगा फॉरगिव अस है, ठीक है ना। तो ये क्या मतलब है, क्या मतलब इसका आप जब समझिएगा, वह इतना अधिक दयालु है कि वह हमें माफ़ करेंगे या कर सकते हैं। अगर लग रहा करेंगे तो यहाँ पर कैन नॉट की जगह पे विल हो जाएगा, विल कर ले, ही कैन फॉरगिव अस तो ही विल फॉरगिव अस, ठीक है ना, वो हमें माफ़ कर देंगे। तो ये हमारा टाइप 6 जो था, इसमें क्या होता है, टू के साथ नॉट आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइप 6 था। अब ज़रा हम देखेंगे एक नोट जो कि टाइप 1 से रिलेट करता है, जो कि टाइप 1 से रिलेट करता है। जैसे कहा जाए दिस कार इज टू कॉस्टली, दिस कार इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा लिखा है दिस कार इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। दिस कार इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। तो इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से कि यहाँ पर टू आया है, ठीक है, यहाँ पर हम शो कर लेंगे, यहाँ पर टू तो आया है, लेकिन ये सेंटेंस देखिए जो आपका लिखा है टू बी परचेज्ड, ये आपका पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो जब सेंटेंस में पैसिव वॉइस दिख जाए तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो इसका सिंपल, जो इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे यानी कि रिमूव टू करेंगे, तो हम उसको भी ऐसे ही कर लेंगे। देखिए दिस कार एज, इस टू के पे शो कर देंगे कॉस्टली दैट। अब सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट कार ही तो होगी ना, कार ही तो होगी ना। तो कार के लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं, बताइए। अब बार बार दिस कार तो लिखेंगे नहीं, उसके लिए कोई ना कोई हमें प्रोनाउन यूज़ करना होगा। तो इस दिस कार के लिए हम क्या लिख देंगे, इट। अब देखिए इस टू को हटाकर क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट या कुड नॉट। तो यहाँ पर इज लगा है तो क्या होगा, कैन होगा। अगर यहाँ पर वाज लगा हो तो क्या होता, कुड होता। कैन के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या, बी, उसके बाद परचेज्ड। कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में आपका बना हुआ है। अब लास्ट सेंटेंस मैं आपको एक दे रहा हूँ, उसमें आप गलती ना करिएगा, आप उसका कमेंट करके मुझे बताइएगा उसका क्या होगा। एक सेंटेंस आपका होमवर्क में है, वो आ जाता है तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके लिए जो है वो एक कमेंट में आपको देना है आंसर उसका। जैसे लिखा हो, ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या बनेगा इसका, तो मैं उसका आंसर जो है वहीं पर बताऊंगा। जैसे लिखा है ही इज टू एगर फॉर प्रेज। इसमें ज़रा बताइएगा कौन सा टाइप यूज़ होगा, ठीक है ना। ये आपका जो है होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझको आंसर बताएंगे कि इसका जो है कौन सा टाइप है और इसका क्या बनेगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस में से एक है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।